स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद धार की भोजशाला आज पूरी तरह से बदली नजर आ रही है। कई सदियों बाद जुमे के दिन भी भोजशाला में पूजा पाठ की जा रही है। हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने वाग्देवी मंदिर में सुबह से आरती की, फिर दोपहर 1 बजे आरती की तैयारी हो रही है। 721 साल बाद ये पहला मौका है जब भोजशाला में जुमे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भोजशाला को हिंदू मंदिर माना था और कहा था कि मुसलमानों को यहां नमाज का अधिकार नहीं है। इस फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां हिंदुओं को निर्बाध रूप से पूजा का अधिकार मिल चुका है। रोज वाग्देवी की पूजा और आरती हो रही है। आज अखंड पूजा और महाआरती का ऐलान किया गया है और इस दौरान कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए पुलिस ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए हैं। धार में चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। धार के डीएम और एसपी के नेतृत्व में कल फ्लैग मार्च हुआ था। भोजशाला के आसपास 9 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था की गई है और करीब 2200 जवानों को तैनात किया गया है। तो आसमान में ड्रोन के जरिए भी इलाके में निगरानी की जा रही है। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित किया था और इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वो आज जुमे की नमाज के लिए प्रशासन के निर्देशों का पालन करेंगे। वहीं प्रशासन ने कोई गड़बड़ी करने पर सख्ती से निपटने की चेतावनी भी दी है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज पहला जुमा है। इस दौरान कोई बवाल ना हो इसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कल धार के डीएम और एसपी के नेतृत्व में पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया था। भोजशाला के आसपास 9 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। जमीन पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मौजूद हैं तो आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अब भोजशाला कंपाउंड में करीब 700 जवान तैनात किए गए थे। हिंदू समाज ने आज जुलूस निकालते हुए भोजशाला तक आने की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के नाम पर इसे मंजूरी नहीं दी। भोजशाला में आज कैसी सुरक्षा है, उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा धार भोजशाला मामले में उसे सरस्वती मंदिर घोषित किए जाने के बाद ये पहला शुक्रवार है जिसके चलते पूरा धार जो है हाई अलर्ट जोन पर है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि अगर सड़क पर 2200 से ज्यादा पुलिस कर्मी ड्यूटी दे रहे हैं तो आसमान पर ड्रोन है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि 15 के फैसले आने के पहले तक हर शुक्रवार को यानी जुम्मे के दिन मुसलमान जो है 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ता था, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद बदली परिस्थितियों के चलते तस्वीरें इस बार अलहदा दिखाई दे रही हैं। जुम्मे के दिन जब पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। एसएफ की 10 कंपनी, सेंट्रल पैरामिलिट्री की 2 कंपनी सहित 2200 पुलिस जवान इस वक्त आपको यहां पर तैनात दिखाई दे रहे हैं। अकेले 700 से ज्यादा जवान आपको धार भोजशाला के इसी कंपाउंड में नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। इसकी कमान जो है 19 डीएसपी, 4 एडिशनल एसपी और 35 टीआई के हवाले में है। तस्वीरें देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी तैयारी यहां पर की जा चुकी है। हर छत पर पुलिस के जवान तैनात है। किसी भी तरीके से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस की साइबर टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और आप ये देखें तो हर तरफ आपको सिवाय पुलिस के अलावा यानी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जुमे में किसी भी तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव को नहीं टूटने देना है। हालांकि जो मुस्लिम समाज जो 2003 के एएसआई के फैसले के बाद हर जुमे 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ता था, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एसएलपी यानी स्पेशल लीव जो पिटीशन है वो दायर की है सलमान खुर्शीद ने और उन्हें उम्मीद है कि 1-2 दिन में मेंशन हो जाएगा इस मामले को लेकर। लेकिन तब तक मुस्लिम समाज ने अपील की है कि अपने मोहल्ले और घरों के आसपास की मस्जिदों में नमाज पढ़नी है और एक दिन अगर मस्जिद की नमाज की अगर कुर्बानी जो शुक्रवार को है वो अगर हो जाती है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स हैं उस पर फैसला जो आएगा उस पर जो है भरोसा है। हालांकि सकल हिंदू समाज जुलूस की श्रेणी में धान मंडी से लेकर यहां तक जुलूस निकालकर आने वाला था, उसको कानून व्यवस्था की पेचीदगियों के चलते उसे पूरी तरीके से अब उस फैसले को रद्द कर दिया गया है। महाआरती 1 बजे होनी है। और भोजशाला में हिंदू मंदिर घोषित करने के लिए हिंदुओं ने लंबी लड़ाई लड़ी। हाईकोर्ट ने 15 मई को इस मामले में अपना फैसला सुनाया और भोजशाला को हिंदू मंदिर करार दिया।
उससे पहले हिंदू हर मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन ही भोजशाला में मां वाघ देवी की पूजा कर पाते थे। अब सदियों बाद यह पहला मौका है जब शुक्रवार को हिंदू समुदाय के लोग यहां पूजा करने पहुंचे हैं। इन लोगों ने हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ के साथ बातचीत की, आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। तस्वीरें उस मां वाघ देवी यानी सरस्वती की उस मंदिर की है जिसे 1034 में राजा भोज ने बनवाया था और 84 खंभों पर ये मौजूद वही जगह है जहां पर मां वाघ देवी यानी सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित थी। एक नालंदा और तक्षशिला से के बराबर ये एक गुरुकुल हुआ करता था जहां आसपास देश विदेश के हजारों छात्र अध्ययन करने आया करते थे, चाहे ज्योतिष हो, गणित हो, भूगोल हो, राजनीति हो, तमाम शास्त्रों का यहाँ अध्ययन होता था। अध्ययन की शुरुआत से पहले ज्ञान की देवी मां सरस्वती का यहाँ पर पूजन होता था और उसके बाद ही इसका नाम सरस्वती कंठाभरण भी रखा गया। 1034 से जो लड़ाई 1305 में जो ये कहा जाए जब पहला आक्रमण यहाँ पर हुआ अलाउद्दीन खिलजी का मालवा में और पूरी इस परमार डायनेस्टी को ध्वंस किया गया, उसके बाद से जो लड़ाई तमाम सनातनी हिंदू संगठन मानते हैं कि 700 साल लंबी ये लड़ाई की जीत मिली 15 मई 2026 को जब मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने माना कि ये मंदिर दरअसल मां सरस्वती वाघ देवी का मंदिर है जिसे 1034 में राजा भोज ने बनाया और ये पहला शुक्रवार है 2003 के एएसआई के आदेश के बाद जब यहाँ हिंदू जो है वो अपनी पूजा करते नजर आ रहा है, वरना 2003 के एएसआई के आदेश के बाद यहाँ हर जुमे को 1 से 3 बजे तक जो है अनुमति थी मुस्लिम समाज को। तमाम महिलाएं यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। क्या माँ कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? माँ सरस्वती के मंदिर में आके तो बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। पर ये जुमा है, शुक्रवार था यहाँ पे। शुक्रवार के दिन हम लोग दर्शन कर रहे हैं, बिल्कुल बिंदास होकर आए हैं क्योंकि हमें अधिकार है आ जाने का यहाँ पर, इसलिए बहुत खुश हो रहे हैं मन से। जी। तो आप पहले भी आते थे? आते थे। हाँ, कब? मंगलवार को, हर मंगलवार को आते। और अब तो 15 मई के बाद देखे तो अब तो हम तो शुक्रवार को आ गए। शुक्रवार को आए अब तो हम। तो क्या मन में भाव आ रहा है? बहुत भाव, इतना अच्छा लग रहा है कि बता नहीं सकते। जी नहीं बता सकते। मैम बताइए, आप तो बेहद खुश हैं, ये भाव बेहल है या खुशी है कि? बहुत ज्यादा खुशी है, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी। मैं आपको कैमरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। मतलब ये फीलिंग जो आ रही ना हर एक हिंदुओं के अंदर आ रही है, मेरे अकेले के अंदर नहीं आ रही है, हर हिंदू के अंदर आ रही है और ये फीलिंग कोई भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है क्योंकि मन के अंदर जो चीजें चल रही थी ना वो पूरी सॉर्ट आउट हो गई। अब बिल्कुल मन में शांति हो चुकी है कि यस मंदिर था, मंदिर है और हमेशा मंदिर ही रहेगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित करने के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से धार के काजी ने याचिका दायर की है। इसमें हाईकोर्ट के 15 मई के आदेश को चुनौती दी गई है। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में यहां पर पिछले करीब 700 साल से हर जुमे के दिन नमाज पढ़ने का जिक्र किया है। हिंदू पक्ष इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कैविएट दाखिल कर दिया है, यानी कि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग लड़ी जाएगी। धार के शहर काजी ने कहा कि उन लोगों का पक्ष बहुत मजबूत है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। मुस्लिम समुदाय का यह भी कहना है कि वो पुलिस के आदेश का पालन करेंगे और एक जुमे की नमाज की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा और जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या स्टे होगा तो उसके बाद मुसलमान जैसी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ आप सभी लोगों के सहयोग से जैसे नमाज़ पढ़ता है वैसे नमाज़ पढ़ेगा। इसके अलावा जो कल के लिए है तो मैं बस यही कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन, चैन, सुकून, शांति और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं। तो सीधा चलते हैं हम धार, जहां पर हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, फिलहाल आप कहां पर हैं, अगर तस्वीरें हमें दिखा पाएं, और साथ ही साथ जो लोग वहां पर अगर मौजूद हैं तो उनसे अगर हम जानना चाहेंगे कि उनके मन में क्या भाव आ रहे हैं, क्योंकि पहला ऐसा जुम्मा है शायद 700 सालों में पहली बार जब वहां पर देवी की आराधना की जा रही है।
निश्चित तौर पर भारी उत्साह का माहौल है। पहला मौका मिल रहा है, अगर हम ये कहें वसंत पंचमी के अलावा, जब शुक्रवार को यहाँ पर सकल हिंदू समाज को पूजा की अनुमति मिल रही है। पीछे आप तस्वीरों में देखेंगे मां वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित की गई और मैहर से लाई हुई अखंड ज्योति यहाँ पर लगातार जल रही है 15 मई के फैसले के बाद। और भारी संख्या में यहाँ पर आपको श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त इंडिया टीवी के साथ वो महिला भी मौजूद है जिनके मुताबिक उन्होंने इस लड़ाई के पीछे लाठियां खाई हैं, जेल खाई है। हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। बताइए, नाम बताइए। भागवंती टांग, पूर्व पार्षद बीजेपी। क्या हुआ था आप बताएंगे? इससे ताले खुलवाने के लिए आंदोलन करा था, उसके लिए हमारे को जेल ले गए, सेंट्रल जेल इंदौर में रखा। फिर हमने बहुत सहयोग किया, बहुत परेशान हुए और माँ के लिए बहुत डंडे खाए और बहुत हमने परिश्रम किया। बहुत ही ज्यादा आंदोलन हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसमें हमने बहुत परेशानी उठाई। अब हमारी मांगे पूरी हो गई है, हमारी इच्छा बहुत अच्छी लग रही है, हमें अच्छा लग रहा है हमारे को। हमारी माँ जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाए, हम उनका इंतजार है हमारे को। और यहाँ से नमाज पढ़ने का वो हो गया, उसके लिए भी हम बहुत खुश है। और हम बहुत परेशान थे, आज हमारी परेशानी सारी दूर हो गई है। हम माँ के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी माँ जल्दी से आ जाए और हमारे मंदिर में प्रवेश हो जाए और हम दर्शन सुबह शाम रोज करें। हमारी ये इच्छा बहुत है और हम बहुत खुश है। और हमारा पूरी धार नगरी पूरी खुश हो रही है और सभी लोग आ रहे हैं, सारा काम दाम छोड़ के इसी में लगे हैं। अच्छा। और हम बहुत इच्छा है, हम बिल्कुल कैसा लग रहा है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है। इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि राजा भोज की जो भोजशाला है, सरस्वती का मंदिर है, वो मुक्त हुआ। इतनी खुशी का है ये दिन कि मैं आपको बता नहीं सकते। ये हिंदू लोग, जो हिंदू लोगों का ये सहयोग है, मैं इस सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि सब हिंदू एकजुट होए और हमारे जहाँ जहाँ मंदिर है उसको मुक्त कराए। इतनी खुशी की बात है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम संघर्ष कर करके लाठी चार्ज, महिलाओं ने लाठियां खाई, बच्चों को जेल डाला गया, छोटे छोटे बच्चों को ले गया गया। और आप तरसते रह जाते थे शुक्रवार को पूजा करने। शुक्रवार के दिन हवन कुंड हमारा बुझाया जाता था जब भी बसंत पंचमी आती थी। तो वो दिन सब जितने जो घाव हमारे थे, आज हमारे वो सारे घाव भर गए। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि घर घर दिवाली बनाए और सभी हिंदू एकजुट होए। जय जय सिया राम, राजा भोज की जय। बताइए, आंखों में आंसू दिखाई दे रहे हैं, जय सिया राम के नारे आपको चारों तरफ यहाँ पर दिखाई देंगे। सुबह से लगातार भारी संख्या में यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ मौजूद है। 1 बजे महाआरती भी होनी है। क्या महसूस हुआ 15 मई के फैसले के बाद? हर मंगलवार को ही अनुमति मिलती थी, ये पहला शुक्रवार है, तो क्या भाव मन में आए सबसे पहले आपको? सबसे पहले तो उन सभी वीरों को जिन्होंने इस संघर्ष को जिया, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती उन पे अपना आशीष हमेशा बनाए रखे और धर्म के काम को वो आगे बढ़ाते रहे। अब क्या चाह रहे हैं आप? जो इस स्थान जो गर्भगृह है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रतिमा के लिए सुना है, ज्योति तो है जो सो है ही, लेकिन इसके अलावा जो प्रांगण में मूर्तियां हैं जो ढकी हुई है, रखी हुई है, कहीं कुछ दबी हुई है, वो सारी बाहर आए जी, वो सारी बाहर आए, भक्त उनका। देखिए, हिंदू पक्ष में खुशी है और खुशी हो भी क्यों ना, 700 साल बाद ये मौका आया है जब शुक्रवार के दिन आज पूजा अर्चना करने का मौका मिल रहा है। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी दिल्ली के दौरे पर हैं। शुवेंदु अधिकारी राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। आज शुवेंदु अधिकारी प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। शुवेंदु अधिकारी कल रात राजधानी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। शुवेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला दिल्ली दौरा है, इसलिए काफी अहम भी माना जा रहा है क्योंकि उनकी गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई है और साथ ही साथ उनकी मुलाकात आज प्रधानमंत्री से भी होने वाली है। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है बंगाल के मुख्यमंत्री का और क्या बातचीत संभव है आज?
बिल्कुल प्राची, देखिए इस वक्त महामहिम से उनकी मुलाकात हो रही है और शाम 4:30 बजे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले हालांकि जो वक्त होगा करीब 1 बजे ये उम्मीद की जा रही है उनकी तरफ से जो मीडिया से भी बात की जाएगी 1 बजे। और जो भी नई सरकार बनी है, जिस तरह के फैसले लिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं क्योंकि सरहदी प्रदेश है पश्चिम बंगाल, और सरहद के मामले हो या दूसरे तमाम जो मामले हैं, उन तमाम चीजों के मद्देनजर कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी तमाम, चाहे रक्षा मंत्री से उनकी मुलाकात हो, कल उनकी गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, तो तमाम लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है। इसके अलावा मंत्रिमंडल का भी एक मामला है विस्तार का, क्योंकि अभी कुछ ही मंत्रियों ने शपथ ली है, तो उसको लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी अहम रहने वाली है। कई और फैसले हो सकते हैं आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी की तरफ से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर। और पहली बार वहां चूंकि बीजेपी की सरकार बनी है, तो चाहे मैनिफेस्टो के लिहाज से बात करते हैं, जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, तो उनको लागू करने का और 10-12 दिन में ही जो ताबड़तोड़ एक्शन शुभेंदु ने लिए हैं, उन एक्शंस की जानकारी भी केंद्रीय नेतृत्व को जरूर दी जाएगी। शुक्रिया आपका शोएब तमाम जानकारी के लिए। अब मुंबई के बांद्रा ईस्ट में रेलवे की जमीन को खाली करने का काम जारी है। लगातार चौथे दिन गरीब नगर इलाके में प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। पीले पंचे के प्रहार से अब तक प्रशासन ने 90% सरकारी जमीन को कब्जे से खाली करा लिया है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हुए पथराव के मामले में भी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने पत्थरबाजी के आरोप में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से भीड़ को भड़काने वाले लोगों पर भी पुलिस का एक्शन है। पुलिस पूरे मामले की साजिश के एंगल से जांच कर रही है और पत्थरबाजी के 15 आरोपियों को कोर्ट ने 26 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। एक आरोपी को बाल सुधार गृह भी भेजा गया है। गरीब नगर में 500 अवैध निर्माणों को हटाया जाना है। प्रशासन ने अब तक 480 इलीगल स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर लगभग 5000 वर्ग मीटर जमीन रेलवे ने कब्जे में ले ली है। गरीब नगर में अवैध कब्जों को JCB मशीन, ऑपरेटर, गैस कटर की मदद से हटाया जा रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। यहां रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए उन्हें पहले से ही घर खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था। अब बुधवार को हुई झड़प के बाद आज जुमे की पहली नमाज भी है। इसको लेकर इलाके में 1200 से ज्यादा पुलिस फोर्स के जवान तैनात हुए हैं। इनमें RPF के 250 जवान हैं, GRP के 200 कर्मी हैं, मुंबई पुलिस के भी 500 जवान और रेलवे के 250 कर्मचारी इसमें शामिल हैं। पुलिस सभी सोशल मीडिया हैंडल्स की जांच कर रही है, जहां से उकसाने वाले वीडियो अपलोड किए गए। डेमोलिशन ड्राइव के दौरान पुलिस टीम पर पथराव को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सख्त हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सारे पत्थरबाजों की पहचान होगी, उनकी सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। जो बांद्रा पूर्व में जो कार्रवाई चल रही है, उसमें अतिक्रमण निकालने का कार्य चल रहा है। अतिक्रमण निकालते समय कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस पर पत्थर फेंके, इसलिए पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको कंट्रोल में लाया। उसके बाद जो पत्थर फेंकने वाले थे उनको अरेस्ट किया है। और तो जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, मुंबई में इस वक्त डेमोलिशन ड्राइव जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरह से पत्थरबाजी हुई थी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस पर भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। और जैसा कि खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि पत्थरबाजों को बख्शा नहीं जाएगा, पक्का इलाज किया जाएगा। और उनकी तो तस्वीर वीडियो में आई है, एक एक का चेहरा यहाँ पर पहचाना जा रहा है। 15 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया है और उनको कस्टडी में भी भेज दिया गया है पुलिस के, ताकि इनके बारे में और जानकारी मिले कि और कौन लोग थे जिन्होंने इनको उकसाया था, कौन इनको यहाँ पर लेकर आया था। और जिस तरह से इस पूरे मामले में एक सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश हुई थी, रील बनाकर लोगों को गलत इंफॉर्मेशन दिया गया था, भड़काया गया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। देखिए, आरोपियों की भी धरपकड़ जारी है और लगातार इलीगल कंस्ट्रक्शन पर भी बुलडोजर चल रहा है। करीब 500 अवैध निर्माणों को हटाया जाना था, जिसमें से 480 अवैध निर्माणों को हटा लिया गया है, यानी 90% तक काम पूरा हो चुका है। ऐसे में आज जुमे की नमाज भी है, तो प्रशासन ने पूरी तैयारी की है ताकि आज भी कोई हालात को बिगाड़ने की कोशिश ना करे, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। हालांकि जिस सख्ती के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है, दंगाइयों में डर जरूर होगा। अभी तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कुल 150 लोगों पर FIR दर्ज की जा चुकी है।
मुंबई के साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर में भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। जिंसी चौराहा इलाके में नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन पर बने 16 मकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने कार्रवाई मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण के अभियान के लिए की। प्रशासन ने एक्शन से पहले यहां रह रहे लोगों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने के आदेश दिए थे। निगम की 4 टीमें 5 जेसीबी और 5 पोकलेन मशीनों की मदद से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान कुछ जगह निगम के अधिकारियों और वहां रह रहे लोगों के बीच बहस भी हुई। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण से यहां रोज रोज लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा मिलेगा। अब इस इलाके में 78 मकान ऐसे हैं जो तोड़े जाने हैं। बुलडोजर ड्राइव के दौरान कोई समस्या ना हो, इसके लिए बड़ी तादाद में इंदौर पुलिस की तैनाती की गई है। जिन लोगों के मकान पर कार्रवाई हुई है उनमें से तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही अपने मकान को अवैध हिस्से को तोड़ना शुरू कर दिया था। और ये रोड लक्ष्मीबाई प्रतिमा से जिंसी चौराहे तक जाती है, मास्टर प्लान की रोड है। 350 से 400 मीटर के समथिंग इसकी लंबाई है। पुलिस को उपलब्ध है, 5 पोकलेन है, 5 जेसीबी है और 5 से 6 रिमूवल की टीम्स उपलब्ध है। यहाँ के भवन अधिकारी द्वारा पूर्व में नोटिस जारी करे थे, सुनवाई के द्वारा विधिवत रिमूवल ऑर्डर पास किए गए थे। उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। एक मस्जिद है, उसको आगे चलकर कार्यपालिक दंड अधिकारी की उपस्थिति में आगे कार्रवाई की जाएगी। और त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामले में अब त्विषा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गिरिबाला सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और यह कार्रवाई उस समय हुई है जब त्विषा के परिवार ने लगातार आरोप लगाया है कि उनकी बेटी की मानसिक प्रताड़ना और दबाव में रखा गया था और परिवार पहले ही इस मामले में निष्पक्ष जांच और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को सुरक्षित रखने की मांग उठा चुका है। त्विषा के परिवार का आरोप के बाद गिरिबाला सिंह को जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो वहीं इस केस में पिछले 10 दिन से फरार त्विषा का पति समर्थ ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है। समर्थ की बेल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तो उधर त्विषा का परिवार भी हाईकोर्ट का रुख करेगा। परिवार की ओर से आरोपी पक्ष से जुड़ी कई मांगों को लेकर याचिका दायर की जाएगी। सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में की जाएगी। उनका कहना है कि मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी ठीक से जांच नहीं हुई है। परिवार का आरोप है कि जांच में कई अहम तथ्यों को नजरअंदाज किया गया, उन्हें डराया जा रहा है। डराना चाहते हैं, हमें ये कहना चाहते हैं कि आप ले लीजिए बॉडी, किसी भी तरीके से बॉडी ले लीजिए और ये PM2 की मांग को हमारी ठुकरा देना चाहते हैं। ये चाहते हैं, ये अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं ताकि हम जुडिशरी में फंसे रहें और बॉडी को मैक्सिमम डिकम्पोज कर दें। मेरा सभी संवैधानिक पद पे बैठे हुए, जो जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एम्स में लोग हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि बॉडी सुरक्षित रहनी चाहिए। उसका टेम्परेचर जो इनके पास मैक्सिमम अवेलेबल है उसमें बॉडी को रखें। ये अदरवाइज ये प्रूव होगा कि ये भी इसमें सम्मिलित है। ये एक क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, इनका पूरा बैकग्राउंड है, ये पूरी तैयारी करके बैठे थे। इन्होंने जानबूझ करके CCTV बाद में इंस्टॉल किए गए। कब इंस्टॉल किए गए CCTV इसकी जानकारी होनी चाहिए। जो लोग लाश को उतार के लेके आ रहे हैं उनकी क्या बयान है, उनके डेटा क्यों नहीं संरक्षित किया गया, ये सारी चीजें बहुत चिंता का विषय है। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम हर एक द्वार खटखटाएंगे, हम CGI के पास भी जाएंगे, हम सब जगह जाएंगे, हम आमरण मंचन भी, हम मरते दम तक लड़ेंगे। सर, हमें न्याय चाहिए और हमारा पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है और बहुत लंबे समय के लिए तैयार रहें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। देश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी आपकी कल बात हुई थी, उन्होंने किस तरीके का आश्वासन? बहुत आश्वासन दिया, आश्वस्त किया उन्होंने कि और आदेश भी किए हमारे सामने। अब ये देखना है कि ये आदेश कितने समय में पारित होता है, कितने समय में रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि जितनी देरी हो रही है उतना साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और इस खबर पर ताजा अपडेट के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ से। अनुराग, फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की जो तफ्तीश हुई है कहां तक पहुंची? जिस तरह से परिवार की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि पहले से ही कॉन्स्पिरेसी तैयार की गई थी, यानी कि पहले से सब कुछ तय किया गया था। दूसरी बात है कि जो आरोपी पति है, क्या उसके बारे में कोई सुराग मिला? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि SIT गठित इसलिए की गई है कि जिस तरीके के आरोप जो पीड़ित पक्ष है वो लगा रहा था, जिसके चलते नाराजगी थी,
एक एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी तमाम उन बिंदुओं पर जांच करेगी जिसके आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार वाले। दूसरी तरफ जो आरोपी समर्थ है, जिस पर 30,000 रुपये का इनाम पुलिस घोषित कर चुकी है, लगातार फरार चल रहा है बीते 10 दिनों से। कल ग्वालियर जो जबलपुर की हाई कोर्ट है, वहां पर पिटीशन के लिए, अग्रिम जमानत के लिए अपनी याचिका लगाई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले भोपाल कोर्ट में समर्थ की जमानत रद्द हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो पीड़ित परिवार है, जो ट्विशा के परिवार वाले, उन्होंने भी 2 याचिकाएं लगाई हैं जबलपुर की हाई कोर्ट में। पहली याचिका यह है कि पोस्टमार्टम 2 की अनुमति दी जाए, जिसे भोपाल की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पोस्टमार्टम 2 की अनुमति दी जाए। दूसरा, जो आरोपी समर्थ की मां है गिरिबाला सिंह, जो कंज्यूमर फोरम कोर्ट ठीक है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं जो पीड़ित परिवार कर रहा है। अब देखना यह है कि इसमें क्या जांच होती है। शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। ट्विशा का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, तो उधर ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर यह है कि उन्हें भोपाल जिला कंज्यूमर आयोग के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए गिरिबाला रो पड़ी। गिरिबाला ने कहा, सब मेरे खिलाफ है। वो पूरी अपनी जनरेशन्स का निचोड़ होती है। वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। But she destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. But more than that is the pain, जो दर्द हमें होता है। Because today their parents, they think we are, criminals. The press, the media, everything has gone against us. बात करेंगे यूपी में बिजली संकट की, जिस पर टेंशन बढ़ गई है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, मथुरा समेत कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद अब सियासी पारा गर्मा गया है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने बिजली कट को लेकर हंगामा प्रदर्शन शुरू का एक वीडियो पोस्ट किया है और योगी सरकार पर तंज करते हुए लिखा कि बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हुए। और इससे पहले योगी सरकार के कई विधायकों ने भी ऊर्जा मंत्री से लेकर बिजली विभाग के ऑफिसर्स तक बिजली कटौती के खिलाफ लेटर लिखा है। बीजेपी विधायक अशोक कुमार बिजली विभाग के एसडीओ को फटकार लगा चुके हैं। लखनऊ के सरोजिनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखी, बिजली संकट पर अपनी ही सरकार से स्थायी समाधान की मांग की है। बिजली संकट को लेकर यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की डिमांड में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 16 मई से 21 मई के बीच करीब 4500 मेगावाट बिजली की डिमांड बढ़ गई है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो डिमांड है बढ़ी है। 16 मई को 27,776 मेगावाट होती थी, अब 18 मई को देखिए वो बढ़कर 29,330 मेगावाट तक पहुंच गई और 20 से 21 मई आते आते ये 30,000 के आंकड़े को पार करके करीब 31,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि लगातार इसमें वृद्धि हुई है डिमांड में। अब यूपी के लखनऊ में देर रात बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा फूटा है। बिजली कटौती से नाराज लोगों ने सीतापुर हाईवे जाम कर दिया। लखनऊ के राजाजीपुरम में पावर हाउस का घेराव किया। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने रास्ते पर पोल खंबे रखकर विरोध प्रदर्शन किया। निकल जाओ वरना फंसी जाओगे। निकल जाओ, निकलिए जाओ, निकल 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 जाओ, लपक के। अब यूपी के मुजफ्फरनगर में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। 10 घंटे से ज्यादा के बिजली कट से लोग परेशान इतने हो गए कि नाराज लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी जैसा माहौल बना रहा। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर आई, लेकिन नाराज लोगों ने काफी देर तक हंगामा किया। पुलिस की बात नहीं समझी, काफी समझाने के बाद लोग वापस लौटे। आरोप है कि बिजली की बेतहाशा कटौती की जा रही है और बिजली विभाग से जुड़े अधिकारी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, ना किसी का भी फोन वो रिसीव कर रहे हैं।
सर भाई मजा थोड़ी आ रहा, हमें आपसे तो कोई पंगा ही नहीं, आप भी अंदर अधिकारी आए तो हमें आश्वासन तो ये समस्या जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की आएगी तो पुलिस को आना पड़ेगा। ये नहीं, ये समस्या लॉ एंड ऑर्डर की है। रोड जाम का मतलब लॉ एंड ऑर्डर है। हम लोग परेशान है, रोड जाम हुई इसलिए आप रोड जाम का मतलब समाधान होगा। ये तो बात हकीकत है, रोड जाम हुई मैं व्यक्तिगत नहीं है, मेरी बात है ना, रोड पहले रोड क्लियर हो। नहीं, रोड कोई जाम नहीं कर रहा, नहीं रोड जाम नहीं और क्या है? नहीं, मेरी बात नहीं, रोड जाम नहीं और क्या है? जो बिजली विभाग का अधिकारी है उसमें सो अपना कोई यहाँ नहीं आएगा, ये कोई विभाग नहीं आएगा। यूपी में गाजियाबाद से चंदौली तक बिजली संकट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर में भी लोगों का गुस्सा फूटा है। बिजली कटौती के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी के विधायक अब टेंशन में हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा को लेटर लिखा और इस समस्या से स्थायी निजात की मांग की। रायबरेली के सलोन से विधायक अशोक कुमार ने बिजली विभाग के SDO को फटकार भी लगाई है। सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे 4-4 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। क्या आप लोग योगी जी की सरकार को एकदम बदनाम करने पे तुले हुए हैं क्या जानबूझ करके? या आप लोकल विधायक को वहाँ पे बदनाम करना चाहते हैं कि बिजली नहीं दे पा रहे हैं? इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आप लोग रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं दे रहे हैं, अघोषित रोस्टर अलग से काट रहे हैं। जब भी बैठक होगी आप बता देंगे कि हम तो 18 घंटे गांव बिजली दे रहे हैं रूरल में। कहीं पर तो ये स्थिति है भगौला वगैरह में कि आ रही है, हर 15 मिनट बाद फिर चली जा रही है, 1.5 घंटे बाद आती है, फिर 15 मिनट बाद फिर चली जाती है। और कानपुर में गोविंद नगर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बिजली संकट को लेकर विभाग के सीनियर ऑफिसर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर समस्याओं को जल्द समाधान करने की मांग की है। कानपुर में भी बिजली कटौती के खिलाफ छात्रों का भी आक्रोश देखने को मिला। कॉलेज कैंपस से बाहर निकलकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। तो कानपुर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बिजली कटौती को लेकर यहां पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला और यहां कॉलेज कैंपस में बिजली ना होने के चलते जो तमाम स्टूडेंट्स थे वो भी मार्च निकालते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने हाथ में कैंडल लिया हुआ था, कुछ लोगों ने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ वहां के विधायक ने भी मुलाकात की बिजली के ऑफिसर से, बिजली विभाग के ऑफिसर से, उससे मांग की है कि जो बिजली कटौती है उसे कम किया जाए। लेकिन स्थानीय स्तर पर इतनी कठिनाई आ रही है। मैं 8 महीने पहले जब बद्दर सर्दी थी उस समय लगभग मैं आया था और एमडी को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज़्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है, जिसपे इन्होंने बताया, एमडी साहब से मिलने आया, जनता के आक्रोश से उन्हें मैंने अवगत कराया और हमने कहा कि हम जनता को उसके हाल पर किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। हमें इसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और जो निष्कर्ष निकल करके आया उसमें यह हुआ कि हम प्रत्येक सब स्टेशन पर जो कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो लोगों को सही जवाब नहीं देते और बल्कि उल्टा भड़का देते हैं, उनको हटा के उन पर कार्रवाई करके और उन पर नए अधिकारियों को बैठा लें। तो नए अधिकारियों को भी बैठाने की उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि 8 से 1 बजे रात तक अधिकारी बैठेंगे। सोचिए, सरकार अपनी है, विधायक अपने हैं, अपने ही विभाग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली का ये संकट दूर नहीं हो पा रहा है। जाहिर बात है इस पर सियासत होगी और अखिलेश यादव सरकार से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और पावर कट की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में तो आ गए हैं और सभी विभागों के अफसरों को सतर्क रहने का निर्देश भी दे दिया है। सभी जिलों के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक को लेकर आने वाले मरीजों को उचित इलाज दिया जाए, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विशाल, अपने ही विधायक नाराज हैं, शिकायत कर रहे हैं, विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है? अभी भी तो आम लोग परेशान है, बिजली कटौती हो रही है, समाधान क्या है सरकार के पास? प्राची, देखिए, अगर गर्मी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में गर्मी इस समय इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पिछले 48 घंटों की बात किया जाए तो बांदा
उत्तर प्रदेश में वो जिला है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म है। और अगर ऐसे में जब मौसम गर्म होता है तो बिजली की जो सप्लाई होती है, जो डिमांड होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, एसी हर जगह चल रहे हैं, कूलर हर जगह चल रहे हैं, पंखे हर जगह चल रहे हैं, लेकिन जो बिजली विभाग को सप्लाई देनी होती है वो सप्लाई और डिमांड आपस में मीट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि अगर जनता परेशान होती है, आम लोग परेशान होते हैं, तो उनका दर्द विधायकों तक पहुंचता है। और जब विधायकों तक आम लोगों का दर्द पहुंच रहा है, उसमें राजधानी लखनऊ शामिल है, बांदा शामिल है, कानपुर शामिल है, रायबरेली शामिल है, चंदौली शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना अगर लोगों को करना पड़ रहा है। लोग रात रात भर जग रहे हैं। लखनऊ जैसी राजधानी में अगर 8 से 9 घंटे की बिजली कटौती हो रही है तो निश्चित तौर पर जो जवाबदेही है वो जनप्रतिनिधियों की होती है, विधायकों की होती है। और इसीलिए अपनी सरकार के मंत्री से बीजेपी के ही विधायक इस समय सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी ज्यादा कटौती क्यों हो रही है, आखिर इतनी ज्यादा समस्या क्यों आ रही है। जो हमारी बिजली विभाग के अधिकारियों से प्राची बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो रोस्टर होता है, रोस्टर के हिसाब से उनके पास सप्लाई तो पूरी है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है भीषण गर्मी की वजह से कि उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। यही वजह है कि न सिर्फ ट्रिपिंग हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, बल्कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पावर कॉर्पोरेशन के सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके सारी समस्याओं का जो समाधान है उसको 24 घंटे के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से फिलहाल उत्तर प्रदेश में समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको लेकर के युद्ध स्तर पर प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। प्राची, शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। बिजली संकट के बीच भीषण गर्मी से लोगों की हालत खराब है। उत्तर भारत में जला देने वाली गर्मी से हाहाकार मचा है। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तापमान 45 डिग्री के पार है। यूपी के बांदा में तो गर्मी हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रही है। दोपहर 12 से लेकर शाम को 5 बजे तक लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और प्रशासन की तरफ से भी लोगों को गर्मी से बचने की हिदायत दी जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली, जबलपुर, नागपुर, लखनऊ, जयपुर, मयूरभंज यानी कि उड़ीसा तक ये हालात बन गए हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग परेशान हैं और हीट वेव के चलते मौतें तक हो रही हैं। और ऐसे में लोगों को हिदायत दी जा रही है कि जिस वक्त सबसे ज्यादा तेज गर्मी हो, सूरज जब बिल्कुल सिर के ऊपर रहे, तब घर से बाहर ना निकलें। दिल्ली में भीषण गर्मी से हालात खराब नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते लोगों का बुरा हाल है। यहां पर मैक्सिमम पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया है, जिसके चलते दिल्ली के कई इलाकों में पानी के छिड़काव की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में जबलपुर में भी गर्मी से लोग बेहाल हैं। गर्मी का आलम यह है कि धूप में खड़े होने के लिए छात्र बीमार तक पड़ जा रहे हैं और ये भी सभी छात्र एनसीसी के कैंप के लिए पहुंचे थे। और बताया जा रहा है कि इतनी तेज गर्मी थी कि जिस दौरान वो बाहर मौजूद थे, ड्रिल कर रहे थे, वो उनकी तबीयत बिगड़ गई और सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि थोड़ी देर इलाज के बाद उन सभी को घर जाने दिया गया और ये बताया जा रहा है कि सभी किसी भी गंभीर हालत में नहीं है और कोई खतरा इनके ऊपर नहीं है और यही वजह है कि इनको घर जाने के लिए दिया गया। आपको नागपुर की तस्वीर भी दिखाते हैं। नागपुर में भी हाल बेहाल है। तपता सूरज लोगों के लिए परेशानी बनकर आ रहा है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जब तेज धूप है तो अपने घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जिनको काम है, जिनको दफ्तरों में जाना है, उनके लिए बड़ी परेशानी है। लोग अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हीट वेव का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तेज धूप की वजह से और तेज गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं लोग कि अपने घरों में रहें, लेकिन इसका कोई फायदा ज्यादा लोगों को हो रहा है ऐसा नहीं है। अब लखनऊ में भी भीषण गर्मी का प्रकोप है। 25 मई से नौतपा की चेतावनी दी गई है। अब मान के ये चलिए कि मई और जून का महीना माना ही जाता है कि तेज गर्मी पड़ती है और इस बार ये गर्मी खूब ज्यादा लोगों को महसूस हो रही है क्योंकि लू चलने की वजह से और ज्यादा लोगों को गर्मी लग रही है। जो गर्म हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि लोग जब घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो तपन है, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। और अब खबर लखनऊ से। पीएम मोदी की अपील का आज लखनऊ में बड़ा असर देखने को मिला है। जिला जज आवास से 70 से ज्यादा जज साइकिल से कोर्ट के लिए निकले हैं। ईंधन बचाने की अपील पर जजों ने यह फैसला लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अपील की थी, जिसमें पेट्रोल डीजल को सावधानी से बरतने के लिए कहा गया था और उसका असर देश भर में देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए, 70 जज हैं जो साइकिल से निकले हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि ईंधन बचाना कितना जरूरी है। वैश्विक संकट के दौरान ईंधन की बचत कितनी जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने अगर अपील की है तो उसका असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। बीजेपी शासित राज्य, एनडीए शासित राज्यों में मुख्यमंत्रियों के काफिले छोटे हो रहे हैं, तो अब जजेस की तरफ से भी ये कदम उठाए जा रहे हैं। ईंधन बचाओ पूरी तरीके से जो मुहिम है उसको लेकर के लखनऊ के जो सभी जजेस हैं वो आप देखिए कि इस समय किस तरीके से पैदल निकल रहे हैं, साइकिल यात्रा पे निकल रहे हैं और ज्यादातर जजेस का एक ही मकसद है, एक ही मैसेज है कि किसी भी हाल में उनको जो ईंधन है उसको बचाना है। एक राष्ट्र एक संकल्प, ईंधन बचाओ, हरित एवं मजबूत राष्ट्र बनाओ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बड़ा मैसेज दिया है, उस बड़े मैसेज के साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सभी जो जज हैं वो एक सुर में आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो यहाँ पर ई रिक्शा है, यानी कि जो पूरी तरीके से ईंधन फ्री होता है, किसी भी तरीके से इसमें प्रदूषण नहीं होता है, इस तरीके से ई रिक्शे भी निकल रहे हैं। जो हाईकोर्ट के सीनियर जजेस हैं वो इस ई रिक्शे में जाएंगे, साइकिल में जाएंगे, कुछ लोग पैदल भी जाएंगे, लेकिन राष्ट्र के लिए ईंधन बचाएंगे, इस बड़ी कवायद के साथ फिलहाल निकल रहे हैं लखनऊ के सीनियर जज, जो यहाँ के जिला जज हैं, उनकी अगुवाई में। और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, लेकिन भारत में अफवाहों के चलते पेट्रोल पंप्स के बाहर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस की अफवाहों के चलते महाराष्ट्र से राजस्थान तक कई जगहों पर लंबी कतारें देखने को मिली पेट्रोल पंप पर। पिछले 2-3 दिन से लगातार पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लग रही है। लोग गैलन लेकर, यानी कि ड्रम्स लेकर पहुंच रहे। देखिए हाथों में नीले नीले ड्रम आपको नजर आ रहे हैं। अब ये नीले नीले ड्रम्स लेकर ये पहुंच रहे, जिसमें 20, 30, 25 या 50 लीटर तक लोग पेट्रोल भर के ले जा रहे हैं और डीजल ले जा रहे हैं। सरकार ने भरोसा दिया है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। आपको तस्वीरें अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्डाना से भी एक तस्वीर आई है, जहां भारी संख्या में लोग ड्रम और कैन लेकर डीजल लेने पहुंचे। कई लोग तो रात भर पंप पर सोए और अफवाह ये फैल गई थी कि पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है और इस अफवाह के बाद लोग गैलन लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए। ये हाल बुल्ढाना का ही नहीं, लातूर और वाशिम में भी यही हाल है। पेट्रोल पंप के बाहर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए हैं और सिर्फ गैलन ही गैलन नजर आ रहे हैं। यूपी के गोरखपुर से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां लोग गैलन लेकर एक पंप से दूसरे पंप का चक्कर काटते रहे। अब सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। तेल की किल्लत नहीं है, पर्याप्त तेल है, लेकिन सरकार की अपील का कोई असर नहीं पड़ता है। जो पहले गाड़ियों में 1 या 2 लीटर तेल भरवाते थे, अब अफवाह के चलते फुल टैंक करवा रहे हैं। इस पर भी लोगों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। नहीं, कोई ऐसा कोई डर वाली बात नहीं है। बाकी जो है बढ़ेगा, जो बढ़ेगा सबके साथ एक साथ है, ऐसी कोई तो है। ज्यादा डला रहे हो पेट्रोल, कम डला रहे हो? अभी तो वैसे हिसाब से कम नहीं डला रहे, देखो जैसा हिसाब किताब चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बात मिला यहाँ तो मिल गया, बैंक है 2-2 घंटा लाइन लगता है। सबसे थोड़ी समस्या है कि ग्रामीण अंचल के सारे पेट्रोल पंप बंद हैं। अगर वहाँ पेट्रोल मिलता बाहर तो ये समस्या नहीं होती। अब प्राइस आएगा तो आएगा सर, क्या कर रहे हैं उसमें, सबके साथ है, पूरे विश्व के साथ है, हमारे साथ भी व्यवस्था यहाँ पेट्रोल पे कोई दिक्कत नहीं। लोगों का पैनिक सेल है, इसकी जरूरत नहीं। पेट्रोल मिल रहा है मगर थोड़ी सी किल्लत है, थोड़ी किल्लत। हाँ मिल रहा है। 4 पेट्रोल पंप घूमकर आया हूँ, तो हर पेट्रोल पंप पे गर्दी दिख रही है, भीड़ ही दिख रही है, और ऐसे घूमने में ही डीजल खत्म हो रहा है। और खेत में लगा के अगर आ गया तो इधर कैंट में दिक्कत हो रहा है ज्यादा। कहीं पे पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अभी किसकी शादी है, किसकी दूसरे गांव गुजर गए हैं हमारे सगे, उसको जाने को बहुत दिक्कत हो रही है। पैनिक होने का कुछ काम नहीं। हाँ, मेरा मतलब यही है कि पैनिक होने का कुछ काम नहीं ना, तो मिलना हर डीजल पे होना, पेट्रोल पंप पे। अब पेट्रोल डीजल की कमी के जो कारण बताए जा रहे हैं उन्हें मैं आपको आसान शब्दों में समझा देती हूं। इसकी सबसे बड़ी वजह है डीजल के बल्क कस्टमर, यानी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूजर्स जो रिटेल रेट वाला डीजल खरीद रहे हैं। सरकार की कमर्शियल यूज के लिए डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। आम लोगों को मिलने वाले डीजल और कमर्शियल यूज के लिए डीजल के रेट में प्रति लीटर करीब 40 रुपए का फर्क है। इसीलिए बल्क यूजर्स अब रिटेल में पेट्रोल पंप से डीजल ले रहे हैं, इसका असर पड़ रहा है। दूसरी वजह है खेती का सीजन, इसीलिए ग्रामीण इलाकों में डिमांड बढ़ी है। और इसके अलावा सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के रेट बढ़ा दिए हैं, इसलिए जो लोग अब तक एलपीजी इंजन से अपनी इंडस्ट्रीज चला रहे थे वो भी डीजल इंजन पर शिफ्ट हो गए हैं। इसके चक्कर में भी मांग बढ़ गई है डीजल की। हालांकि सरकार ने दावा किया है कि डीजल की कमी नहीं होने देंगे। और बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है।
पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी के खिलाफ सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश के 20 जिलों में 226 पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया गया और जांच में 103 पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद नोजल सीज करते हुए 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। राज्य सरकार को पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं को पेट्रोल दिए जाने में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसके बाद विभाग ने पेट्रोल पंप की जांच के औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 103 पंप ऐसे थे जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे थे। खाद्य विभाग की टीम जयपुर में एक पेट्रोल पंप का नोजल सीज कर चुकी है। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने इंडिया टीवी से बात करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 22 जिलों में कार्रवाई हुई है और इस 22 जिलों में लगभग 106 नोजल्स को सीज किए गए हैं, जिसमें कंज्यूमर को कम तेल दिया जा रहा था। यानी आप पेट्रोल पंप पर जब जाते हैं 5 या 10 लीटर भरवाते हैं तो कई जगह ऐसी स्थिति होती है कि 5 या 10 लीटर पेट्रोल डीजल आपकी टंकी में नहीं आता है। ये जांचते कैसे हैं, कहाँ गड़बड़ी होती है, इसको लेकर ही पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। IAS अम्बरीश कुमार जी यहाँ पर मौजूद है, उनकी टीम पूरी यहाँ पर मौजूद है। रिदुमन सिंह हमारे साथ मौजूद है। रिदुमन सिंह जी, ये बताइए 106 नोजल्स को सीज किए गए। मोटे तौर पर मुझे ये समझ में आता है कि ये नोजल है। अब मुझे ये बताइए कि पूरे इस सिनेरियो को अगर देखें तो एक आम कंज्यूमर कैसे समझेगा कि उसके पास पेट्रोल कम गया है, उसके पास पेट्रोल चोरी की गई है। जो 106 नोजल्स आपने सीज किए गए वो कैसे जांचा, कैसे पेट्रोल ये लोग चोरी कर लेते हैं? आम उपभोक्ता के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पे एक 5 लीटर का टेस्ट, वो अगर उसको कोई भी डाउट है डिलीवरी से संबंधित तो वो 5 लीटर टेस्ट के लिए डीलर और संबंधित मैनेजर से बोल सकता है। ये 5 लीटर का वेरीफाइड मेजर है। हर पेट्रोल पंप संचालक को अपने आउटलेट पे ये रखना कानूनी रूप से मैंडेटरी है। कोई भी उपभोक्ता अपने संतुष्टि के लिए ये टेस्ट के लिए पेट्रोल पंप संचालक और मैनेजर को बोल सकते हैं। आम उपभोक्ता का ये अधिकार है कि वो उससे पेट्रोल पंप धारक से उस 5 लीटर के वेरीफाइड मेजर ले और उसमें जहाँ पे भी संदेह हो उस नोजल से आप चेक करवा सकते हो कि 5 लीटर की जगह कितना वेरिएशन आ रहा है। शुरुआती तौर पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम पता लगा सके कि ऐसे कुछ नहीं पता चल सकता जी। तो देखिए, ये गाइडलाइंस हैं, इसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं, पेट्रोल और डीजल डलवा रहे हैं, अगर आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल कम डाल रहा है तो ये आपका अधिकार है। यहाँ पर इस तरीके का एक वेरीफाइड जो हर पेट्रोल पंप पर ये 5 लीटर का या 2 लीटर का या 3 लीटर का ऐसा कनस्तर होगा, इसमें आप पूरा भरवाएं। जो दाम आप दे रहे हैं या जितना वॉल्यूम है पेट्रोल डीजल डलवाने का उसको पूरी तरीके से देके संतुष्ट हों तभी पैसा दें, क्योंकि पूरे राज्य भर में कार्रवाई की गई है जिसमें ऐसे नोजल्स या ऐसी मशीन्स जिसमें खिलवाड़ होने की तमाम संभावनाएं जताई गई हैं उनको यहाँ पर सीज भी किया गया है और उसी को लेकर ही लगातार जांच जारी है। तो राजस्थान में कार्रवाई की गई है, नोजल सील किए गए हैं, 103 नोजल सीज कर दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपको संदेह है तो ये उपभोक्ता का अधिकार है कि आप चेक कर सकते हैं। आप पेट्रोल पंप के मालिक से, वहां के संचालक से कह सकते हैं कि आपको इस नोजल पर शक है।